नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मेहनत के साथ सही लगन में और सही दिशा के में कर रहे होंगे। चलिए आज की इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, तो आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। बता दूँ कि इन दिनों रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है और भारत सरकार ने 22 फरवरी से सभी भारतीयों को वापस लाने की योजना बनाई है, जिसके लिए 22, 24, 26 फरवरी को 2022 को जो है भारत यूक्रेन के बीच 3 फ्लाइट्स को जो है ऑपरेट करने वाली है। दूसरी ओर बात की जाए तो भारत में के 5 राज्यों में इलेक्शन का जो है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो चल रहा है वो लगातार जारी है। और मैं बात करूँ तो अहमदाबाद ब्लास्ट केस की जो कि सुनवाई हो चुकी है, उसमें लगभग 56 लोगों की जान चली गई थी, धुराट में हुआ था और दोषियों को फांसी की सजा मिली है और 11 को उम्र कैद मिली है। तो चलिए ये जानकारियाँ कुछ थी इम्पोर्टेंट की जो सुर्खियों में रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट की चित्रा रामकृष्णन जो कि एनएससी की पूर्व सीईओ हैं थी सॉरी है मतलब पहले, तो उन पे एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। क्या है नोटिस, क्यों इनको जारी किया गया है, ये कौन है, उनके बारे में विस्तार से मैं आगे बताने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि उनका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। बता दूं कि दवाओं से नदियां हो रही है प्रदूषित। दुनिया भर की नदियां इंसानी इस्तेमाल वाली दवाओं के तत्वों से जो है प्रदूषित हो रही है। 104 देशों की 258 नदियों में किए गए शोध में यह जानकारी मिली है। भारत में नदियों में दवा से जुड़े तत्वों का स्तर सबसे ज़्यादा पाया गया है। दुनिया भर के 86 संस्थानों ने 127 वैज्ञानिकों के नदियों में प्रदूषण पर अब तक का सबसे बड़ा शोध किया गया है। शोधकर्ता एवं ब्रिटेन के युवक के एक विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है जॉन विलिंगसन ने बताया कि इन नदियों में 1000 से ज़्यादा स्थानों पर प्रदूषण का स्तर को लेकर अध्ययन किया गया। 104 देशों की नदियों के 19% ऐसे स्थान जिनकी वैज्ञानिकों ने निगरानी की, वहाँ एंटीबायोटिक स्तर जो है अधिक देखा गया। यानी कहीं ना कहीं जो है हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। अब जो है दवाइयाँ भी इसका एक बड़ा, एंटीबायोटिक भी एक बड़ा जिम्मेदार है प्रदूषित होने का। ले चलते हैं। 8 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को प्रतिवर्ष फिटनेस टेस्ट कराना होगा। सरकार पर्यावरण व सुरक्षा सड़क के मद्देनजर ऐसा अनिवार्य करने जा रही है। नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू किए जाएंगे। फिटनेस टेस्ट सूचीबद्ध ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन पर कराना जरूरी होगा। बता दूं कि सरकार ने 15 साल पुराने व्यावसायिक और 20 साल पुरानी निजी वाहनों को कबाड़ घोषित करने की नीति पहले जारी कर चुकी है। सरकार के अनुसार आई&सी केंद्रों का स्टाफ फिटनेस टेस्ट कराने के लिए आने वाले वाहनों का नंबर, वाहन का मालिक का नाम, पता और मोबाइल नंबर की जानकारी जो है सरकार के वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। राज्य सरकार की ओर से साइट केंद्र के केंद्रीय युक्त डाटा सेंटर से जुड़ी हो रहेगी, जिससे देश के किसी भी हिस्से में वाहन की जानकारी हासिल हो सकेगी। इस बाबत सरकार ने 2 फरवरी को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर हितधारकों से सुझाव की आपत्ति भी मांगी है। तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जो है सरकार की एक पहल है हमारे पर्यावरण को बचाने की, पहले भी कर रही है सरकार और आगे भी करेगी, और ये भी एक अच्छा कदम है सरकार के लिए। ले चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन सेवा के पैनल में 25% महिला अफसर। तो देश में पहली बार संयुक्त राष्ट्र चयन सहायता एवं मूल्यांकन टीम 2022-24 के लिए 69 सदस्यीय पैनल में पहली बार 25% से अधिक महिला पुलिस अफसरों को चुना गया है। तो कहा जाए तो लगभग 20 के आसपास, 16 के आसपास पैनल के सदस्यों को विदेशों में 5 भारतीय मिशनों में तैनात किया जाएगा। इसमें साइप्रस, दक्षिण सूडान व माली शामिल है। नेक्स्ट बता दूं कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया है, जो बांधों से जुड़े हादसों की रोकथाम उनकी सुरक्षा और मुद्दों के समाधान का जो है के समाधान का कार्य करेगा। बांध सुरक्षा विधेयक को पिछले वर्ष 2021 में 8 दिसंबर को जो है संसद में मंजूरी मिली थी। तो बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि सबसे ज़्यादा बांध वाला देश कौन है? चीन है। चीन में बांध का जो डीपीआर तैयार होती है, जो भविष्य को देखते हुए, चीन के जैसा कोई ऐसा देश नहीं है जिसने सबसे ज़्यादा बांधों का रिकॉर्ड बनाया है, और एक अत्याधुनिक भी। जापान भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। अब भारत की भी जरूरी है। नेक्स्ट बात की जाए न्यूज की, तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारत की कोचिंग रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 21 खेलों में विभिन्न स्तरों पर 398 कोचों की नियुक्तियां की है। इतनी बड़ी संख्या में खो चुके खेल मंत्रालय द्वारा एथलीटों को 360 डिग्री 360 डिग्री सहायता प्रदान करने के प्रयास तो जो है नज़र में की गई है, क्योंकि
वह 2024 और 2028 ओलंपिक सहित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो बिहार के मोतिहारी के क्रिकेटर शकीबुल गनी ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट के मैच में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में मुकाबले में उन्होंने 341 रन 405 गेंदों में 56 चौकों और 2 छक्कों की मदद से खेली है। किसी बल्लेबाज के द्वारा प्रथम क्रिकेट श्रेणी में पहले मैच में सबसे बड़ा निजी स्कोर है। नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। तो 341 रन की पाली उन्होंने खेली है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देख सकते हो देश और हफ्ते में काम करके घंटे। तो बेल्जियम में श्रम कानून में बदलाव किया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को सप्ताह में 4 दिन में 38 घंटे ही काम करना होगा। नए बदलाव के तहत बॉस ऑफिस के बाद मैसेज भी नहीं कर सकेंगे। इससे पहले यह ऐसे ही नियम लागू कर चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 47 घंटे 60 सेकेंड मिनट कोलंबिया में होता है। वहीं सबसे कम लगभग 29.5 घंटा नीदरलैंड्स में होता है। तो ये आपके कुछ नियम थे जो कि मैंने आपको बताया। कोलंबिया, तुर्की, मेक्सिको, सिंगापुर, जापान, इजराइल, भारत, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये सभी देश हैं। तो सबसे ज़्यादा कोलंबिया में लोगों को काम कराया जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह से कर्मचारियों के साथ शोषण ना हो, कर्मचारियों के साथ व्यवहार ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, और कर्मचारियों को प्रेशर में आके काम ना करना पड़े, चाहे वो पर सामाजिक दूरियां क्यों ना हो, या प्रेशर क्यों ना हो, या घरेलू क्यों ना हो। तो सभी को एक के लिए नए कानून के तहत आनी चाहिए। भारत में भी जल्दी ही ऐसे ही कानून आने की संभावना है। तो चलते हैं मुंबई। सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोगों की आप देख सकते हो। तो रोम में सबसे कम काम 30 घंटे प्रति सप्ताह की जाती है, और मुंबई की बात की जाए तो 63 घंटे प्रति सप्ताह। तो कहा जाए तो 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो 7 दिन में आपका जोड़ लो, उसके अनुसार 63 घंटे लोगों को काम कराए जाते हैं। यानी 168 घंटे में कहा जाए तो 163 घंटे काम कराए जाते हैं। तो यानी करीब करीब जहाँ कहा जाए तो आधा यानी 12 घंटा प्रतिदिन काम हो रहे हैं। इन 5 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा काम की घंटे आप देख सकते हो कि लोक प्रशासन व सुरक्षा के मद्देनजर खान पान, खाद्य सेवा, प्रशासनिक सहयोग सेवा, रिटेल कारोबार, हेल्थ केयर, समाज सेवा, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सबसे ज़्यादा काम कराए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी, एक डेटा आया था मेरे पास, उसी के थ्रू मैंने ये आपको दिखाया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या की बात की जाए तो देश में लगभग 9,66,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चल रहे हैं। केंद्र सरकार देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। नतीजा यह है कि आज देश की सड़कों पर लाखों गाड़ियां सरपट दौड़ रही है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। चार्जर व चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी 6% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2015 में फेम इंडिया वन योजना शुरू की थी, जो मैं कहूँ तो ये पूरी तरह से कंप्लीट या सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन समय के साथ सब बदलाव होते हैं, लोगों के मन सोच सभी बदल जाते हैं। तो चलिए, ये कुछ जानकारियाँ थी आप लोगों को। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानकारियाँ जानने को मिली होगी, सीखने को मिली होगी। तो आशा है कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ई वाहन निर्माण प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कदम। तो किस राज्य में कितने वाहन हैं आप ये देख सकते हो आंकड़े। तो बैटरी की कीमतें कम करने को एडवांस केमिस्ट्री सेल के निर्माण में पीएलआई योजना 10-12-5-2021 से शुरू हुई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ऑटोमेटेड और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए लगभग 25,963 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना 15 सितंबर 2021 से शुरू होगी। 10,000 करोड़ की फेम इंडिया वन योजना का दूसरा चरण 2019 से शुरू होगी। ई वाहनों को ग्रीन लाइसेंस प्लेट और उन्हें परमिट आवश्यकता और से छूट मिलने वाली है। तो मैं बता दूं कि इसमें बहुत कुछ जानकारी देने को थी जो आप लोगों को जरूर लिया होगा। चलिए आप देख सकते हो कि किस राज्य में कितने वाहन हैं। ई वाहन है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2,67,076 उसी तरह से दिल्ली है, कर्नाटक है, बिहार है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। कहा जाए तो सबसे खराब स्थिति ई वाहन की हिमाचल प्रदेश में 771 ये मात्र है। सबसे ज़्यादा
तो चलिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ। अधिक संक्रमित सुई से 10 साल में 45,000 लोग एड्स के मरीज बने हैं। ये बातें सामने आई है जो कि डरावना हो सकती है। तो बता दूं कि देश में पिछले 10 साल के दौरान संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से लगभग 45,864 लोग एड्स के मरीज बन गए हैं। ऐसे करीब 35% मामले अकेले पंजाब में सामने आए हैं। नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन नाको ने उन्हें जो सूचना का अधिकार कानून के तहत ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2011, 12, 13 के बीच पंजाब में 15,924 लोग असुरक्षित सुइयों के इस्तेमाल के कारण HIV से संक्रमित हुए। ब्यौरा के मुताबिक पिछले 10 वर्षों के दौरान कहा जाए तो पिछले 10 वर्षों के लिए दौरान दिल्ली में 5,841, यूपी में 5,569, उत्तर प्रदेश में 1,768, हरियाणा में 1,062, बंगाल में 566, राजस्थान में 501, असम में 467, चंडीगढ़ में 407, आंध्र प्रदेश में 380, बिहार में 40, उड़ीसा में 300, दक्षिण तमिलनाडु में 230, मेघालय में 206, केरल में 151, तेलंगाना में 187, हिमाचल प्रदेश में 56, झारखंड में 40 लोग संक्रमित सुइयों के इस्तेमाल से एड्स की चपेट में आ रहे हैं। तो आप सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। एड्स के जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं उससे बचने की ज़रूरत है, उससे दूरी बनाए रखें और इसको तो चलिए ये बहुत कुछ जानकारियाँ आप लोगों को मैंने दी है। चलिए तो नेक्स्ट टाइम के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि अब समय नहीं है, आप लोगों को पढ़ना है समय के साथ ताकि इसका लाभ भी मिल सके। तो चलिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबा खैर। तो कल आप ज़रूर सुनिए मेरे इम्पोर्टेंट सेशन बनवाल ट्यूटोरियल्स को, जिसमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिल रही है। आई होप आप लोगों को। तो चलिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबा खैर। थैंक यू अगेन। थैंक यू अगेन।